दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक प्रगति सेंटर कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज बहुत समय बाद फिर आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए नए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इन बातों का हमें दोस्तों बेहद अफसोस है। इन बातों के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हालांकि इस बीच मैंने देखा कि बहुत सारे छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चुके हैं। तो उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखा। आप लोग हमारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी पूरे विश्व में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कोविड-19 के कारण परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही है। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोचिंग क्लासेस भी लिया करते थे, उन लोगों को थोड़ी बहुत मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको आप जारी रखिए। उन्हें आप बीच में आप अपनी स्टडीज़ में गैप बिल्कुल भी मत डालें। ये मुश्किल समय है, थोड़े समय बाद ये निकल जाएगा। हालांकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है, बट इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आप आशावादी बनिए और भरोसा रखिए, बहुत जल्द हमें इन बातों से, इन चीज़ों से निपटारा मिल जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज ये जो पेपर आपके साथ क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगा, ये आर्मी जीडी 2020 का में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था वो प्रश्न पत्र आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें जो सीरीज़ ए है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो भी लोग आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो लोग इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि 50 टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और हर सही सवाल का 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो 100 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट आपका होगा। इसके अलावा ग्राउंड आपका 100 मार्क्स का होता है। ग्राउंड जो है इसमें 100 मार्क्स का, यानी कि जिसके एक्सीलेंट ग्राउंड है तो उसके 100 मार्क्स हैं। तो किसी के 93 मार्क्स बनते हैं, किसी के 98 बनते हैं, किसी के 91 बनता है, किसी के 85, किसी के 81, किसी के 75, तो किसी के 69, 64। इस तरह से ग्राउंड की परफॉर्मेंस जिस तरह से आपकी रहती है, जो ग्राउंड में आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पे आपको ये ग्राउंड के मार्क्स मिलते हैं। तो इन सभी मार्क्स को मिला करके आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है। ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको साइंस के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको इसमें मैथ्स के पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको इसमें रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आप लोगों को किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने सवाल आपको करने चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के यदि आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आपके सभी सवालों का निपटारा करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो भी लोग इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए ये सवाल ज़रूरी है। इवन आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेबीटी या टीजीटी टैट की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, क्लरिकल का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग इंडियन आर्मी के अलावा भी इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक जो प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1913 और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है 1911, ऑप्शन सी। 1911 में दिल्ली से कलकत्ता जो है भारत की राजधानी स्थानांतरित की गई। पिछले 3-4 सालों के यदि आप सवाल देखेंगे दोस्तों इंडियन आर्मी का प्रश्न पत्र पिछले 3-4 सालों का देखेंगे तो ये सवाल 2 या 3 बार रिपीट हुआ है। तो बेहद ज़रूरी सवाल है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई है। तो इसका मतलब ये है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको सवाल यदि पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ दोस्तों। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। और यदि सवाल पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन स्थगित कब किया गया, यानी कि बंगाल का विभाजन कैंसिल कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1911 में स्थगित हुआ है। ये सवाल भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है दोस्तों। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए तो बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ उस युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। यानी कि भारत ने 1971 में ये जो लड़ाई लड़ी ये बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ही लड़ी, आप यूँ भी कह सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला? भारत को प्रथम
नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत को पहला जो नोबेल पुरस्कार जो है ये 1913 में मिला है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया दोस्तों, गीतांजलि के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेंसिल ज़रूर रखें। पेन या नोटबुक जो है, पेन और नोटबुक आप अपने साथ ज़रूर रखें। इन सवालों को नोटबुक पे लिखिए, या फिर वीडियोस को आप बार बार देख सकते हो, बार बार देख करके रिवीजन कर सकते हो। पर बेहतर यही होगा कि आप अपना साथ आप अपने सामने एक कॉपी और नोटबुक जो है, नोटबुक और पेंसिल ज़रूर रखें दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हेमूसार, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सानिधता। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो बिंदुसार है, और बिंदुसार का जो पुत्र है दोस्तों अशोक है। बिंदुसार का जो पुत्र है वो अशोक है, यानी कि अशोक जो है, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है और बिंदुसार का पुत्र है। ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए कौन था, तो ये भी इंडियन आर्मी में सवाल पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है चाणक्य। चाणक्य हो, कौटिल्य हो या विष्णुगुप्त हो, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इस पुस्तक का नाम है। तो ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। नंद वंश को खत्म करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो बृहदत्त था। बृहदत्त दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम बृहदत्त जो है ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम संस्थापक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए जो है। पोंगल जो त्यौहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, फसलों की कटाई पर ये त्यौहार मनाया जाता है। और केरल में त्यौहार मनाया जाता है ओणम। केरल में ओणम मनाया जाता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू असम में मनाया जाता है। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है भारत का। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भारत का दोस्तों आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था। तेलुगु भाषा के बेस पर इसको बनाया गया था। तेलुगु भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश से ही 2014 में एक नया राज्य बना, उसका नाम है तेलंगाना। उसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य ये आंध्र प्रदेश से ही इसको अलग किया गया है। जिस तरह से दोस्तों झारखंड को बिहार से अलग किया गया, झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग किया गया, और उत्तराखंड को यूके में लिखूंगा, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। इस तरह से आपको एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि झारखंड किस राज्य से निकला है, किस राज्य से अलग किया गया है, या छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग किया गया है। आपको ये सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी विज्ञान। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। संगीत में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड, उसे हम कहते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर का नाम आपने सुना होगा। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले मेरे ख्याल से वो पहले भारतीय थे जिनको कि सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, सवाल जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिलता है, उसे कहते हैं कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को एक संस्था है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। ये यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार देती है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को का यदि आपसे हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये ए पीजे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं होगा, ये ए पीजे अब्दुल कलाम होगा। ऑप्शन बी है दोस्तों सीवी रमन, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ए पीजे अब्दुल कलाम। ये इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। सवाल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आर्मी में ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसके अलावा सीवी रमन जो है दोस्तों, सीवी रमन को 1930 में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में मिला था भौतिकी के लिए, भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला वो 1930 में सीवी रमन को मिला। भौतिकी के क्षेत्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान, और साहित्य के क्षेत्र में हो गया। इसके बाद शांति के क्षेत्र में ये दिया जाता है, शांति और अर्थशास्त्र। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो आपसे पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे शांति के लिए दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला सबसे पहले भारत में। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी, इनको भी शांति के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2020 में। और अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन, इन्हें भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही, ये भी भारतीय हैं, ये सभी के सभी भारतीय हैं, इन्हें भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इवन जो सीवी रमन जो है दोस्तों, सीवी रमन, इन्हें भारत में जो नोबेल पुरस्कार तो इन्हें दिया ही गया, और इसके अलावा भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो 1954 में जिसकी शुरुआत की गई 1954 में, तो 3 लोगों को ये दिया गया था, उनमें सीवी रमन एक थे। यानी कि पहला हम कह सकते हैं भारत रत्न जो है वो सीवी रमन को भी दिया गया था। इसके अलावा जो हरगोविंद है दोस्तों, जो हरगोविंद खुराना है और जो ये एस चंद्रशेखर है, इन्हें भी, ये भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिले होंगे। जैसे हरगोविंद खुराना को 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और हरगोविंद खुराना को और चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है। लॉर्ड कर्जन को बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार है, जैसे कि हमने इसे पहले भी देखा, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, 1905 में। माउंटबेटन दोस्तों ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। माउंटबेटन जो है ये भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय जो है माउंटबेटन थे। माउंटबेटन प्लान यदि आपको पूछा जाए, माउंटबेटन प्लान 1947 में किया गया। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो माउंटबेटन के नहीं किया है। माउंटबेटन प्लान इसी को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के प्रथम मेरे हिसाब से। और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, इनसे भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनको जिन कामों के लिए जाना जाता है, तो भारत में पहली जो ट्रेन चली, भारतीय रेलवे का जनक इनको कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक। क्योंकि भारत में जो पहली ट्रेन चली है दोस्तों 1853 में, भारत में पहली जो रेल चली 1853 मुंबई से थाने, उनको मतलब रेलवे को शुरू करने का कार्य जो श्रेय जो जाता है लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। इसके अलावा इन्होंने PWD डिपार्टमेंट की स्थापना की। भारत तिब्बत रोड जो है, इंडिया तिब्बत रोड जो है, भारत तिब्बत रोड जो है दोस्तों, हिंदुस्तान तिब्बत रोड जिसको हम कहते हैं, इसका निर्माण भी लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के लिए बहुत जाना जाता है, जिसे हम हड़प की नीति कहते हैं। हड़प की नीति, या फिर इसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यपगत का सिद्धांत यानी कि जो जिस राजा या रानी का अपना पुत्र नहीं होगा तो वो गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। आपको मालूम होगा झांसी की रानी जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, वो इसी कारण जो है वो लड़ी थी, क्योंकि उनका जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ जो पुत्र है, उसे उनका उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने मना किया। ये जो नीति लाई थी, हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे हम कहते हैं, ये भी लॉर्ड डलहौजी ही लेके आए थे। लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका कार्यकाल 1848 के बाद 1856 तक इनका कार्यकाल रहा भारत में। भारत के गवर्नर जनरल थे ये उस समय। चलिए अगला सवाल है। इवन दोस्तों इंडियन आर्मी में आपको मेरे हिसाब से ये जो गवर्नर जनरल है या जो वायसराय भारत के हैं, इनका कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा,
कि कब से कब तक ये रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा लेवल जो है इंडियन आर्मी में नहीं पूछा जाता मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन डी द ग्रेट अरेबियन। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वो सहारा मरुस्थल है। और आपको सवाल पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? 7 महाद्वीप है दोस्तों दुनिया में, उनमें से सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एक और मरुस्थल है, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी और सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल होगा, और ये राजस्थान में, राजस्थान में थार मरुस्थल में ही भारत जो है अपना जो परमाणु परीक्षण करता है। आपने नाम सुना होगा पोखरण। पोखरण में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण यानी कि परमाणु बम को जो टेस्ट किया गया वो राजस्थान के थार मरुस्थल में पोखरण जगह पे किया गया। तो ये भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है और ये सबसे सूखा मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल। इवन जो है एशिया में एक मरुस्थल है उसको कहते हैं गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में है वो गोबी मरुस्थल। द ग्रेट अरेबियन डेजर्ट जो है दोस्तों ये आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सवाल आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। और इस अरब प्रायद्वीप में कुछ देश आते हैं, जैसे इसमें सऊदी अरब आता है, UAE आता है, ओमान आता है, यमन आता है, और भी कुछ देश आते हैं इसमें। तो वहाँ पर ये द ग्रेट अरेबियन डेजर्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान, सार्क, नाम और G8। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, बी माफ़ कीजिए, वो ऑप्शन ए है। भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। भारत दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है। अब यहाँ से आपको इंडियन आर्मी में पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं। एक बार इंडियन आर्मी में सवाल पूछा गया कि ये आसियान जो देश है, आसियान जो ग्रुप है दोस्तों, इसमें 10 देश हैं, 10 देश जो है आसियान मेंबर हैं। ये जो 10 देश हैं जैसे ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जो है, ये 10 देश जो हैं ये आसियान के सदस्य हैं। एक बार सवाल पूछा गया 2017 में शायद वो एग्ज़ाम हुआ था इंडियन आर्मी का। उस समय यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती करवाई गई थी, हिमाचल प्रदेश में ऊना में वो भर्ती करवाई गई थी मेरे हिसाब से। उसमें ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों को आसियान के कौन कौन से सदस्य हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन भारत भी था। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने जो नाम लिए उनमें से इस सवाल में भी आप देख सकते हैं कि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों सार्क जो है इसमें 8 देश हैं। सार्क कंट्री जो है इसमें 8 देश हैं। तो ये भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये 8 देश कौन कौन से हैं इनको याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको मालूम होगा भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की जो थल सीमा है, स्थलीय सीमा जो भारत की 7 देशों के साथ लगती है। ये देश हैं पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार 1 2 3 4 5 6 और एक और कंट्री रहता है दोस्तों वो है भूटान। तो इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों, स्थल सीमा जिनके साथ लगती है वो ये देश है। तो यदि आपको याद करना हो कि सार्क में कौन कौन से देश हैं तो इसमें से हम चीन को आप बाहर निकालेंगे। इसमें से चीन और म्यांमार को यदि मैं इसमें से निकाल दूं तो ये जो बाकी कंट्रीज जो 5 देश बचते हैं ये सार्क में सभी के सभी देश हैं। 6वां देश इसमें 6th जो कंट्री हो गया वो भारत खुद हो गया, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका जो है ये भी सार्क में ये देश है। और 8वां जो कंट्री है दोस्तों वो है लक्षद्वीप जो है ये एशिया का सबसे छोटा देश है। लक्षद्वीप जो है मालदीव जो है ये एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। कहने का मतलब ये है ये जो सार्क में जो सदस्य हैं, सार्क में जो देश हैं वो देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 8 सदस्य हैं दोस्तों सार्क में। और सार्क का हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए, सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है तो काठमांडू में इसका मुख्यालय है। काठमांडू इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। नाम में तकरीबन 120 देश है दोस्तों। नाम जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, इसमें तकरीबन नॉन अलाइड मूवमेंट इनको कहा जाता है। 120 देश हैं तो भारत भी इसका सदस्य है। G8 में भी भारत नहीं है।
हालांकि G8 में भी भारत G8 का भी सदस्य नहीं है, तो इस हिसाब से ये सवाल तो मुझे गलत लग रहा है। हालांकि G8+5 में भारत है, G8+5 में भारत है, क्योंकि जो G8 कंट्रीज़ हैं दोस्तों, G8 कंट्रीज़ यानी कि G8 समूह जो है, इसमें जापान है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, लेकिन भारत इसमें नहीं है। अब रशिया को इसमें से बाहर कर दिया गया है, अब ये G7 हो गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए है दोस्तों थॉमस वॉल्कर एल्मिहिरिस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट लॉकहार्ट, ऑप्शन सी है के एम करियप्पा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है के एम करियप्पा है। बहुत ज़रूरी है ये सवाल। अब यदि आपको सवाल पूछा है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन है, तो जनरल मानिक शाह जो है, मानिक शाह भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। भारत में अब तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए, पहले फील्ड मार्शल तो मानिक शाह है, दूसरे फील्ड मार्शल भारत के एम करियप्पा है। लेकिन यदि सवाल पूछा है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, तो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है वो एम करियप्पा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन निशानेबाजी, मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है निशानेबाजी से जुड़े हैं दोस्तों। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 में ये सिल्वर मेडल लेके आए थे ओलंपिक में इंडिया के लिए। इवन और भी बहुत सारे निशानेबाज हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा एकमात्र खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो भारत के पास है वो लेके आए हैं अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। स्वर्ण पदक विजेता, एकमात्र स्वर्ण पदक दोस्तों जो व्यक्तिगत लिया है, एकमात्र स्वर्ण पदक। हालांकि भारत के पास ओलंपिक में कुल स्वर्ण पदक 9 है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी में लेके आए हैं। आपको मालूम है हॉकी में पूरी की पूरी टीम खेलती है, 11 खिलाड़ी उसमें होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक एकमात्र खिलाड़ी जो लेके आए हैं वो अभिनव बिंद्रा लेके आए हैं। तो अभिनव बिंद्रा ये भी शूटिंग में ही 2008 में ये भारत के लिए स्वर्ण पदक लेके आए थे। इवन शूटिंग में कुछ और खिलाड़ी हैं, जैसे गगन नारंग है, विजय कुमार है जो हिमाचल प्रदेश से हैं, जीतू राय, ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं ये शूटिंग से रिलेटेड है। मुक्केबाजी में दोस्तों विजेंद्र सिंह जो है, ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज हैं। इवन जो मैरी कॉम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी कॉम ये एकमात्र महिला विश्व की जो कि 6 बार जो है दोस्तों वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें चैंपियन रह चुकी है ये। इसके अलावा क्रिकेट के खिलाड़ी आपको मालूम होंगे। हॉकी में जैसे मैंने आपको अभी बताया, हॉकी में 8 बार जो है भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। 1928 से लेकर के 1928 हो गया, 1928 से लेकर 1960 तक प्रत्येक जब भी गोल्ड मेडल हुआ दोस्तों, यदि मैं 1960 के साल को यदि छोड़ दूं तो हर बार जब भी ओलंपिक में गेम्स हुए हॉकी में गोल्ड मेडल इंडिया ही लेके आया। इवन अंतिम गोल्ड मेडल हॉकी में जो इंडिया को मिला था वो 1980 में मिला था। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 15 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? तो 15 जनवरी मनाया जाता है थल सेना दिवस। अध्यापक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। यदि आपसे सवाल पूछा जाए इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, जल सेना दिवस, तो जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो डेज जो है आप याद कर लेना, तो डेज में से आपको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। डेज हो गया, करेंसीज हो गया, कैपिटल्स हो गया, यानी कि जैसे महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इवन आपका जो रेड क्रॉस डे है जो वो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है ना। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो दिवस आप याद कर लीजिएगा, दिवस के साथ साथ करेंसीज यानी कि मुद्राएं याद कर लीजिएगा और कैपिटल्स भी कंट्रीज़ की याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? बाबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने। तो दिल्ली में जो लाल किला बनाया दोस्तों वो शाहजहां ने बनाया। लाल किला हो, जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में ही है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसके अलावा और ताजमहल, तो ये सभी के सभी जो हैं ये शाहजहां ने बनाए हैं। ताजमहल जो है आपको यदि आपने पढ़ा होगा, मुमताज़ महल जो है इनकी वाइफ थी, उनके नाम पे ताजमहल इन्होंने बनाया है। बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है दोस्तों। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहले लड़ाई लड़ी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा वो बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। इसी के साथ बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। औरंगजेब को वास्तविक अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है। आपको सवाल पूछा जाए भारत में वास्तविक अंतिम मुगल सम्राट कौन है, वास्तविक अंतिम मुगल सम्राट, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो औरंगजेब होगा। औरंगजेब को वास्तविक अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन है, यदि सवाल पूछा जाए दोस्तों कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन है, तो जवाब होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये भारत के
अंतिम मुगल सम्राट है। यदि वास्तविक शब्द लग गया तो आंसर औरंगजेब होगा। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है दोस्तों, जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। बाबर का जो पुत्र है, बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, और हुमायूं का जो पुत्र है वो अकबर है। हुमायूं का पुत्र अकबर है, और अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी 1556 में। इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिर किसी दूसरे वीडियो में इस लड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट यदि पूछा गया होता तो इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में। इलाहाबाद को हम त्रिवेणी भी कहते हैं दोस्तों, त्रिवेणी। तो 3 नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों का संगम जो है इलाहाबाद में होता है, और इलाहाबाद का जो नया नाम है वो है प्रयागराज। प्रयागराज जो है इलाहाबाद का नया नाम है। जयपुर दोस्तों, जयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, भारत का गुलाबी शहर। भारत का गुलाबी शहर यदि आपको सवाल पूछा जाए तो जयपुर में है। आपको सवाल पूछा जा सकता है जंतर मंतर भारत में कहाँ है? तो जंतर मंतर भी जयपुर में ही है। जंतर मंतर जयपुर में भी है तो दिल्ली में भी है। इसके अलावा आपको सवाल यदि पूछा जाए आपको सवाल पूछा जा सकता है हवा महल, भारत का हवा महल कहाँ पे है? तो हवा महल भी जयपुर में ही है, और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? लुम्बिनी, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें हम महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध एक ही व्यक्ति हैं। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और इनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। इनका जन्म जो है नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गाँव में हुआ है। जीसस क्राइस्ट जो है दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक थे, ईसाई जिनकी पवित्र पुस्तक है बाइबल। और गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक है, सिख धर्म के संस्थापक, और यानी कि सिखों के पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव ही थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ही थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक है। इंदिरा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित इतिहास की एक किताब। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की ने ये किताब लिखी है। तो इस वीडियो में दोस्तों ये 15 क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है, यदि आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो हमें और बनाने चाहिए इसी तरह के, आमतौर पर ये आपने देखा ये वीडियो अभी बहुत लंबा हो गया है। आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि वीडियो हम 15 से 20 मिनट का बनाएं। तो चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, हम कोशिश करेंगे छोटा से छोटा बनाने की। चलिए अगले वीडियो में विज्ञान के जो क्वेश्चंस इसी एग्जाम में पूछे गए थे 2015 में, माफ़ कीजिए 2020 में जो इंडियन आर्मी का जो जीडी का पेपर हुआ, उसमें जो विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगला वीडियो में जब डालूंगा, अगले वीडियो में विज्ञान के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की इंडियन आर्मी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें दोस्तों। फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।